हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर राजश्री, सहायक आचार्य इतिहास विभाग, माणिक्यलाल वर्मा महाविद्यालय। मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्राचीन भारत का इतिहास, जो आपके फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर है। इसके पहले हम मौर्यों के पतन देख चुके हैं कि किस प्रकार जब मौर्यों का पतन हुआ, क्योंकि आपको पता है कि मौर्य काल में ही सबसे पहले एक चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना हुई थी। एक पूरे भारत को एक इकाई में बांधा गया था। लेकिन अशोक के बाद के जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो इतने योग्य नहीं थे कि वो उस विशाल साम्राज्य को समेट कर रख सकें। इसी कारण जैसे ही उसका योग्य अधिकारी होते हैं तो पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में जो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ, उसको मारकर उसने मौर्य शासन का अंत किया और शुंग वंश की स्थापना की। लेकिन शुंग वंश में भी जो पुष्यमित्र शुंग था वही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपना गौरवशाली कार्य किया। उसके बाद के उत्तराधिकारी भी इतने सही या इतने योग्य नहीं हुए। इसीलिए शुंग वंश के अंतिम जो शासक था उसको मार करके कर्णव वंश की स्थापना वसुदेव कर्णव ने की। लेकिन वसुदेव कर्ण भी उस काल में स्थापना की, लेकिन उसके वंश के 4 शासक ही हुए और उसका कार्यकाल भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चला और 72 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया और उसका शासन का भी अंत हो गया। उसके बाद जो महत्वपूर्ण जो शासन आता है वो सातवाहन वंश, और ये दक्षिणापथ में महत्वपूर्ण रूप से इस शासन की स्थापना हुई। और इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो आपका एग्जाम की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए या सातवाहन वंश की जो मूल्यांकन कीजिए। सातवाहन वंश कहाँ किस क्षेत्र में इसका शासन था और इसके प्रमुख शासक कौन हुए या इसका संस्थापक कौन था, आदि विविध प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। न केवल आपके एग्जाम की दृष्टि से अपितु आप जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें भी इस टॉपिक से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि ये आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करेंगे सर्वप्रथम सातवाहनों की जाति की। सातवाहनों की जो जाति थी इसके बारे में भी कोई आज तक एक मत नहीं बन पाया है। विभिन्न विद्वानों ने इसके अलग अलग मत दिए हैं। जैसे पुराणों में जो सातवाहन है उनको आंध्र जातीय कहा गया है, इसीलिए इस वंश को आंध्र वंश भी कहा जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि सातवाहन वंश को आंध्र वंश कहा जाता है। इसके अलावा कुछ विद्वानों का मानना है कि ये सातवाहन ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान जैसे डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार ये नागों तथा ब्राह्मणों का एक मिक्सअप था या दोनों वंशों का खून इसके अंदर था। कुछ का ये मानना है कि ये क्षत्रिय धर्म से संबंधित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभी भी विद्वान इसमें एक मत नहीं हो पाए हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण आता है वो है सातवाहनों का मूल स्थान। ठीक है, इसमें भी अनेक विद्वानों का मानना है कि इनके जो सातवाहन थे वो दक्षिण भारतीय कर्नाटक में विराजमान थे या कृष्णा गोदावरी नदियों के बीच इनका प्रदेश था। लेकिन जो सातवाहनों के जो सिक्के मिले हैं या जो अभिलेख मिले हैं या सातवाहनों के समकालीन जो खारवेल था उसका जो हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है उससे ये विदित हो जाता है कि ये महाराष्ट्र के मूल निवासी थे और प्रतिष्ठान के पास ही इनकी राजधानी थी। अब आता है सातवाहनों का उदय। तो सातवाहनों का जो उदय है वो अधिकतर विद्वान इस मत से सहमत हैं कि 28 ईसा पूर्व के आसपास जो सिमुक था, जो इस वंश का प्रथम शासक था या जिसने सातवाहनों की स्थापना की थी, उसने मगध पर आक्रमण कर अपनी सत्ता कायम की थी। तो सातवाहनों का उदय 28 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। अब हम बात करते हैं प्रमुख सातवाहन शासक कौन थे। तो जो सबसे पहली बात आती है कि इस वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक। इसके बाद सिमुक ने 23 वर्ष तक शासन किया, लेकिन शासन के अंतिम दिनों में वह बहुत अत्याचारी हो गया था और उसने जैनों पर अधिक अत्याचार किए, ऐसे हमें विवरण प्राप्त होते हैं। इस कारण उसको शासन से हटा दिया गया। उसके बाद सिमुक का भाई काना या कृष्ण शासक बना। इसने अल्पकाल के लिए शासन किया। इसका एक गुफा लेख भी हमें मिलता है, लेकिन ये ब्राह्मण होते हुए भी बौद्धों के प्रति बड़ा उदार था। इसके हमें अनेक प्रमाण मिले हैं। इसने केवल 10 वर्ष तक ही शासन किया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक आता है जिसने सातवाहन शासन को एक उपलब्धि प्रदान की वो है श्री सातकर्णी। ये सातवाहन वंश का प्रथम महान शासक था और नानाघाट के जो अभिलेख है उसमें उसके कार्यों का उल्लेख मिलता है। इसने दक्षिणापथपति की उपाधि ली, अश्वमेध किए और राजसूय यज्ञ भी आयोजन
किया गया। ये श्री सातकर्णी की महत्वपूर्ण क्या थी, उपलब्धि थी। इसके अलावा उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया और मालवा के आसपास के प्रदेशों को भी इसने जीता। तो ये महत्वपूर्ण बात उस समय थी। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जिसके लिए सातवाहन वंश प्रसिद्ध है वो है आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी। यह सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अगर हम इसके शासनकाल की बात करें तो देखते हैं कि 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक इसने शासक किया। अब हम बात करते हैं इसकी जो गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों की। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी उपलब्धि है वो है शकों पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, इसने शक शासक नहपान को पराजित किया था और जो इसका जो अपने शासन के 18वें वर्ष में उसने नहपान को हराया था। ठीक है, और उस काल में ये इसकी महत्वपूर्ण क्या थी, एक उपलब्धि थी जिसके कारण ये उस चीज़ को प्रसिद्धि प्राप्त होती है। तो हमें नासिक अभिलेख में, इसके अलावा नासिक प्रशस्ति जो गौतमी बलश्री जो वशिष्ठ पुत्र पुलभावी के टाइम की लिखी गई है, गौतमी बलश्री ने लिखवाई थी, उसके अंदर भी गौतमीपुत्र सातकर्णी की इस विजय का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसमें पता चलता है कि उसने शकों, पल्लवों और यवनों पर विजय प्राप्त की। किसने? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। और इसके अलावा उसने उन शकों को हरा करके आसपास के बहुत सारे प्रदेशों पर विजय प्राप्त की, जैसे सौराष्ट्र वाला एरिया जो गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा अनूप जो नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके अलावा अपरांत का प्रदेश जो उत्तरी कोंकण था महाराष्ट्र में। इसके अलावा आकर, पूर्वी मालवा को आकर कहा जाता था। अवंती मतलब पश्चिमी मालवा। और सातकर्णी ने बहुत सारे शहरात प्रदेश भी जीते थे। तो शक पर विजय करना गौतमीपुत्र सातकर्णी की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है। और इसके अलावा उसने अनेक जो प्रदेश थे उन पर भी विजय प्राप्त की, जैसे ऋषभ प्रदेश। जो ऋषिक प्रदेश था वो था कृष्णा नदी के तट पर स्थित था। इसके अलावा अश्मक, ठीक है, जो अश्मक था वो कहाँ था? महाराष्ट्र का गोदावरी क्षेत्र। इसके अलावा जो मूलक था ये प्रतिष्ठान, जिसको वर्तमान में पैठान कहा जाता है। और आदि विदर्भ जो बरार का क्षेत्र है, आदि क्षेत्रों पर भी किसने विजय प्राप्त की? गौतमीपुत्र सातकर्णी के। तो हम देख सकते हैं कि उसने साम्राज्य विस्तार किया, बहुत सारे शक प्रदेशों को लूटा और इससे उसकी न केवल आर्थिक स्थिति में उसकी उन्नति हुई, अपितु उसका साम्राज्य विस्तार हुआ और उसको एक सम्राट मतलब प्रसिद्ध उपलब्धि प्राप्त हुई। अब हम उसके अगर साम्राज्य विस्तार के बारे में देखें तो पता चलता है कि दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर उत्तर में सौराष्ट्र एवं मालवा तक उसका राज्य क्षेत्र विस्तृत था। किसका? सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी का। इसके अलावा पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तक भी किसका साम्राज्य विस्तार था? गौतमीपुत्र सातकर्णी का। लेकिन हमें ये भी प्राप्त होता है जो रुद्रदमन था बाद में जो शक शासक बना, उसका जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे हमें पता चलता है कि अपने शासन के अंतिम दिनों में गौतमीपुत्र सातकर्णी शकों से पराजित हुआ था। और इससे जो उसने जो साम्राज्य विस्तार किया था, तो जो सातवाहन प्रदेश थे आकर, अवंती, अनूप, अपरांत, सौराष्ट्र आदि के प्रदेश वापस किसको मिल गए थे? शकों को मिल गए थे। इसमें रुद्रदमन ने जूनागढ़ अभिलेख में जो जिक्र किया है उसमें उसने लिखा है कि मैंने 2 बार सातवाहन शासक को पराजित किया है, लेकिन निकट संबंधी होने के कारण मैं उसका ज़्यादा वो मान मर्दन नहीं कर पाया। इसका मतलब यह है कि जो रुद्रदमन की जो पुत्री थी जिसका नाम कार्दमक था, उसका पुत्र, उसकी शादी जो गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र वाशिष्ठी पुत्र पुलभावी से हुई थी, इसलिए वो दोनों रिश्तेदार थे। अपनी जो गौतमीपुत्र सातकर्णी के अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो जो उसका नासिक प्रशस्ति में है उसके अंदर उसके व्यक्तित्व के बारे में महत्वपूर्ण रूप से चर्चा की गई है। उसमें न केवल उसके शारीरिक सौंदर्य बल्कि उसके स्वभाव के बारे में बताया गया है कि बहुत अधिक दयालु था, न्यायप्रिय था, धनुर्धरधारी था, कुशल सेनानायक था आदि महत्वपूर्ण गुण उसमें विराजमान थे। इसके अलावा वो कृषकों, व्यापारियों और जितने भी शिल्प वर्ग थे उनकी क्या करता था? उनका एक रक्षक की भांति उसने कार्य किया। उसने ब्राह्मण धर्म को या ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। ये उसके क्या कहते थे उसके व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण गुण थे। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि
अपने शासनकाल में गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने पुत्र वशिष्ठपुत्र भूलभावी के साथ शासन किया। अर्थात एक प्रदेश पर तो किसका शासन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी का, जो धनकत प्रदेश था, और दूसरा जो प्रतिष्ठान था वहाँ वशिष्ठपुत्र पुलभावी का शासन था। ये कुछ विद्वानों का मानना है। और उन्होंने तर्क दिया है कि जो गौतमी बलश्री थी, जिसने नासिक प्रशस्ति लिखवाई, उसमें उसने कहा है कि वो एक महाराजा की माता है और एक महाराजा की दादी माँ है। इसके आधार पर विद्वानों का मानना है कि दोनों शासकों ने एक साथ कार्य किया है। लेकिन अधिकांश विद्वान इस मत को क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। उनका मानना है कि भारतीय परंपरा में ऐसा नहीं था। भारतीय परंपरा में सदैव ही पिता के बाद ही पुत्र शासक बनता है। अब हम बात करते हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद कौन से सातवाहन वंश के उत्तराधिकारी हुए। तो हम देखते हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद उसका पुत्र वशिष्ठपुत्र भूलभावी शासक बना। उसके बाद शिवश्री सातकर्णी शासक हुआ। उसके बाद अंतिम जो महत्वपूर्ण शासक था वो यज्ञश्री सातकर्णी था, और उसने उत्तरी कोंकण जो क्षेत्र जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। लेकिन यज्ञश्री सातकर्णी के बाद जो शासक बने, जैसे विजय, चंद्रश्री, पुलुभावी द्वितीय, ये इतने योग्य नहीं थे। इसीलिए जो दक्षिण की अन्य शक्तियाँ थी, जैसे इक्ष्वाकु अमीर, पल्लव वंश आदि के जो राजा थे, उन्होंने सातवाहनों के विभिन्न भागों पर अपना अधिकार कर लिया, और इसीलिए तीसरी शताब्दी के पूर्वार्ध में सातवाहनों की शक्ति का अंत हो गया। तो इस प्रकार हमने ये चर्चा से स्पष्ट हो गया है कि जो सातवाहन जो वंश था वो मूलतः दक्षिण भारत में उसने शासन किया। उसका कार्य क्षेत्र वर्तमान में अगर महाराष्ट्र का एरिया देखें, मध्य प्रदेश का एरिया देखें, या कर्नाटक का कुछ क्षेत्र देखें, वो उसके अधिकार में थे, और गुजरात के सौराष्ट्र को हम भी उसके अंदर ले सकते हैं। तो लेकिन ये महत्वपूर्ण से दक्षिण शक्ति थी, लेकिन इन्होंने उत्तर में भी पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की थी, जैसे मुख ने की थी, पर वो विजय ज़्यादा देर तक नहीं रह पाई, और इनका जो कार्य क्षेत्र वो मुख्यतः दक्षिण भारत में ही रहा। और सातवाहन प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तृतीय शताब्दी ईस्वी तक इनका शासन रहा। पर जो महत्वपूर्ण जो शासक थे वो आपके होते हैं, एक तो गौतमीपुत्र सातकर्णी और एक श्री सातकर्णी। श्री सातकर्णी प्रथम शासक था जिसने दक्षिणापतपति की उपाधि ली, और जिसने अपने राज्य के कुछ प्रदेशों को जीतकर अश्वमेध यज्ञ किया और राजसूय यज्ञ किया। अर्थात उसने ब्राह्मण धर्म को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, जो अशोक की नीति से कहीं ना कहीं धीरे धीरे खोता चला गया था। इसके बाद जो महत्वपूर्ण आता है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अनेक विजय प्राप्त की, और उसने महत्वपूर्ण रूप से शकों को पराजित करके जो मालवा के और जो गुजरात के प्रदेश थे उन तक विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन सब की चर्चा हमने इस टॉपिक में की है। इसके अलावा जो गौतमीपुत्र सातकर्णी का व्यक्तित्व के बारे में हमने इसमें चर्चा की है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। आशा है कि इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से इस चीज़ प्रश्न का उत्तर देंगे। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।